Hello and welcome guys, welcome back once again to this new video chapter number 2 बिजनेस स्टडीज का मैराथन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी क्लास 11 ऑलरेडी अपलोडेड है। 2 पार्ट्स में वो हमने बनाया था सर, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स बच्चों का रहा, इसलिए हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर भी है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में इसको भी कवर करूं। यह आपके सिलेबस का बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, बट हम मैराथन के अंदर इसे थोड़ा स्पीड फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कवर हो सके। चैप्टर नंबर 2 के रेस्पेक्ट में एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जल्दी शुरू करते हैं। लिख दीजिएगा कमेंट्स में राधे राधे इफ यू आर रेडी। ओके सर, चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सर, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। इंट्रोडक्शन, सोल प्रोप्राइटरशिप्स, HUF यहां पर हमने पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है हमें, LLP पढ़ना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी एंड चॉइस और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये सभी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। इंट्रोडक्टरी पार्ट है सर, बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में यहां पर बताया गया है कि बिजनेस को आइसोलेट फॉर्म में हम स्टार्ट नहीं कर सकते, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होना जरूरी है। ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई है। अब सब चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, एसेंशियल्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यहां पर हम कवर करेंगे। यहां पर हेनरी जो ऑथर हैं उन्होंने कहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शंस शुड नॉट एक्सटिंग्विश। छोटे मोटे जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, रिस्क जिसको हम कह सकते हैं, उन्हें हम बिजनेस के अंदर से एलिमिनेट नहीं कर सकते। सबसे पहले वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ध्यान लगाइएगा बच्चों, व्हाट इज मीन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, cooperative society and joint stock company. These are the forms of business organization: sole proprietorship, HUF, partnership, cooperative society and joint stock company. 5 टाइप्स हैं सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करने हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके सर, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब होता है सर ओनली एंड वन। That means the owner of business, the proprietor of the business. Sole proprietor is one who is the only owner of the business. Sole proprietorship refers to a forms of business organizations which is owned, managed, controlled by individual who is the recipient of all the profits and benefits of all the bearer of the all risk. यहां से लेकर यहां तक ये चीज आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप नोट्स मेकिंग करके चलें तो बहुत ही अच्छा है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों, ऐसा बिजनेस जो कि ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल, OMC याद रखिए। ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल होता है सिंगल इंडिविजुअल, सिंगल ओनर के द्वारा, तो वो कहलाता है बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप। बहुत अच्छी बात समझ में आती है सर हमें। इसे इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। ओके, ये ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, आगे हमें क्या पढ़ना है, ये नोट पढ़ना है सर, ये नोट पढ़ना है सर हमें। नोट, इट मस्ट बी नोटेड दैट अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप द सोल ट्रेडर कैन नॉट शेयर द ओनरशिप बट ही कैन ऑलवेज टेक the helps of the other persons and appoint the employees in his business. सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक बात बच्चों में ध्यान में रखनी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पार्टनरशिप शामिल नहीं होती है। मतलब एक सोल ओनर किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं होता है। केवल और केवल जो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर किया जाता है वो सिंगल ओनर के द्वारा किया जाता है, सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा किया जाता है। किसी की हेल्प वहां पर नहीं ली जाती रिगार्डिंग दी पार्टनरशिप, बट वो बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए, बिजनेस के टास्क को मैनेज करने के लिए एम्प्लॉइज रख सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि ओनरशिप और टाइटल की बात करें तो वहां पर सिंगल इंडिविजुअल ही होता है। देयर इज नो पार्टनर इन द सोल प्रोप्राइटरशिप्स।
बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाने वाला भी सिंगल व्यक्ति होता है, बिजनेस की सारी रिस्क और रिवॉर्ड्स को बियर करने वाला भी सिंगल पर्सन होता है, बिजनेस में प्रॉफिट्स भी शेयर करने, प्रॉफिट्स भी एंजॉय करने वाला सिंगल इंडिविजुअल ही होता है। ओके सर, बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या फीचर्स होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के? फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात करें तो वेरी इजी टू स्टार्ट ए सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई लीगल फॉर्मेलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कंपनी को फॉर्म करने के लिए सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। स्पाइस INC 32 फॉर्म यू हैव टू फिल ऑनलाइन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें बनाने पड़ते हैं। यहां पर कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ जगह फूड के बिजनेस में या इस तरह के किसी एसेंशियल्स कैरेक्टर्स के बिजनेस में आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जैसे केमिस्ट शॉप, मेडिकल शॉप। सो देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट covers the sole proprietorships. It can easily be dissolve. मतलब बिजनेस को स्टार्ट करना भी बहुत आसान है, बिजनेस को डिसॉल्व करना, बंद करना भी बहुत आसान है। वहीं देखें हम यदि कंपनी के अंदर, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर डिसोल्यूशन के लिए वाइंडिंग अप के प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 571 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, ठीक है। उसमें वाटरफॉल अरेंजमेंट होती है, उस हिसाब से क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्सेट्रास का पेमेंट करना होता है, एम्प्लॉइज के ड्यूज का, वर्कर्स के ड्यूज का पेमेंट करना होता है। ये सब चीजें आप आगे जाकर पढ़ेंगे बच्चों। ऐसा रिक्वायरमेंट्स, ऐसे एसेंशियल्स, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस, लीगल कंपल्शन सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है। अब सर चाय की दुकान, एक बिजनेस कर रहा है व्यक्ति, चाय की दुकान है उसकी, उसको बिजनेस को स्टार्ट करना, बंद करना उसके हाथ में है। बिजनेस को उसके बंद करने के लिए किसी भी तरह की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। आई बात समझ में? दूसरी बात करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी यदि बात करें सोल प्रोप्राइटर की तो अनलिमिटेड होती है। उसे बिजनेस की सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना होता है। बिजनेस की सभी असेट्स, बिजनेस की सभी लायबिलिटीज, बिजनेस की सारी रिस्क उसे ही सिंगली बियर करनी होती है। कोई सर हाथ लगाने वाला व्यक्ति उसको नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर तो रिस्क शेयर हो जाती है सर। पार्टनरशिप में भी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ऐसा हम पढ़ेंगे, बट वहां पर रिस्क शेयर्ड हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रिस्क शेयर्ड नहीं होती है। बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द लायबिलिटी। लायबिलिटी अनलिमिटेड होने का मतलब यह होता है सर, ध्यान से सुनिए बच्चों, इस बात को ध्यान से सुनिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि बिजनेस के अंदर यदि बिजनेस की संपत्तियां, असेट्स इनसफिशिएंट हैं टू पे ऑफ द डेट्स और लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की असेट्स बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो जो बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर है यहां पर, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। कहने का मतलब बिजनेस की लायबिलिटीज को, बिजनेस के क्रेडिटर्स को, बिजनेस के डेट्स को, बिजनेस ने जो बैंक से लोन वगैरह लिया है उसे पे करने की लायबिलिटी अब सिंगल इंडिविजुअल पर आ जाती है, ओनर पर आ जाती है। कहने का मतलब यह है, सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो उसकी पर्सनल असेट्स को लायबल ठहराया जाएगा बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए। अब यदि मैं इसे लैंग्वेज में कहूं पूरी तरह से इंग्लिश में, इफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द डेट्स और लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, देन personal assets of the single individual, or we can say sole owner, will be held liable to pay off the debts of the business or pay off the liabilities of the business. ऐसा उस बिजनेस के वाइंडिंग अप की दशा में भी हो सकता है, बंद होने की दशा में भी हो सकता है, बिजनेस की इंसॉल्वेंसी की दशा में भी यह सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस और ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, if the assets are not sufficient to pay off the debts or liabilities of the business, then personal assets of the sole owner will be held liable to pay off the debts of the business. कहने का मतलब उसकी पर्सनल असेट्स को बेचकर, जो बिजनेस की असेट्स नहीं है, उसका खुद का घर, खुद की कार, खुद का फर्नीचर को बेचकर उसे बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा।
बात समझ में आती होगी सर। ये है लायबिलिटी क्लोज जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्लोज है। यहां पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी मे बी सोल्ड टू पे ऑफ द बिजनेस डेट्स इन केस ऑफ द डेट्स एक्सीड द एसेट्स ऑफ द फर्म। सोल रिस्क बियर की बात करें और प्रॉफिट रेसिपिएंट, सोल ओनर बिजनेस की सारी रिस्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एनी रिस्क और फेल्यूर ऑफ द बिजनेस इज बोर्न बाय alone by him. Similarly, the business is successful. यदि बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो सारे प्रॉफिट्स और रिवॉर्ड्स डायरेक्टली उसे ही मिलते हैं। कंट्रोल की बात करें तो वन मैन कंट्रोल होता है सर। यहां पर ये वन मैन शो कह सकते हैं। राइट टू रन द बिजनेस एंड टू मेक ऑल द डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली इन दिस हैंड्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। पूरी तरह से बिजनेस के राइट्स, बिजनेस को रन करने, बिजनेस के डिसीजंस को लेने का पूरा कंट्रोल सोल ओनर के हाथ में होता है। ही कैन कैरी आउट his plan without any interruptions from the other. कोई उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर बच्चों बिजनेस के डिसीजंस सभी पार्टनर्स के द्वारा लिए जाते हैं, मिलजुल कर लिए जाते हैं। वहीं पर सभी पार्टनर का कॉन्सेंट होना जरूरी है मेजर डिसीजंस को लेने के लिए। यदि एक सिंगल पार्टनर भी पार्टनरशिप में कॉन्सेंटेड नहीं होता है तो वो डिसीजन नहीं लिए जा सकते। वहां पर सभी की सहमति होना जरूरी है। तो वहां पर इंटरप्शन होता है डिसीजन मेकिंग में, सभी की कंसेंसस इन द सेम वे होना जरूरी है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा नहीं है। वहां पर सिंगल इंडिविजुअल ही सारी अपने डिसीजंस खुद लेता है, किसी पार्टनर का वहां पर नहीं देखा जाता। नो सेपरेट एंटिटी, कोई पार्टनर वहां मौजूद नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। देखिए अब इस पॉइंट को समझिए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि बिजनेस और ओनर दोनों को अलग अलग कर कर देखना। अकाउंट्स के अंदर हम अकाउंटिंग के पर्पस के लिए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। वो एक प्रिंसिपल भी है अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि अकाउंटिंग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखे बिना नहीं की जा सकती। बिजनेस इज सेपरेट एंड ओनर इज सेपरेट। ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में वहां पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। यदि ओनर पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ पैसा निकालता भी है तो उसे ड्राइंग कहलाता, वो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और बिजनेस ओनर के टुवर्ड्स अपनी लायबिलिटी को कम कर देता है ड्राइंग से। मतलब कुल मिला के मोटा मोटी तौर पर यदि बच्चों कहा जाए तो बिजनेस और ओनर अलग करके देखे जाते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर। बिजनेस और ओनर को एक साथ नहीं देखा जा सकता। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ट्रू एंड फेयर मैनर में रिकॉर्ड करने के लिए ओनर को अलग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब सिंगल ओनर और इंडिविजुअल की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जब बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए उसे अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ सकती है, तो वहां पर सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम द बिजनेस देखा नहीं जा सकता, या कहें कि प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। जब ओनर ही बिजनेस की सभी लायबिलिटी के लिए पर्सनली लायबल ठहराया जा रहा है तो वो सेपरेट कर बिजनेस से नहीं देखा जा सकता। वहां पर सेपरेशन कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फंक्शन नहीं कर सकता। ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है, ऐसा पार्टनरशिप में भी होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के अंदर भी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि बिजनेस की असेट्स बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए इनसफिशिएंट है, तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को बेचकर बिजनेस की लायबिलिटीज को पे किया जाता है। वहां भी पार्टनर्स पर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है उस दशा में जब बिजनेस इंसॉल्वेंट है, बैंकक्रप्ट है और बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस। इसलिए वहां भी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फंक्शन नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये सिमिलर पॉइंट्स आप देख सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी और पार्टनरशिप के अंदर भी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता और पार्टनर्स और सोल प्रोप्राइटर और ओनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे। लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सर कहने का मतलब यह है कि बिजनेस वन मैन के द्वारा ही कंट्रोल हो रहा है, पूरी एक्टिविटीज को वही मैनेज कर रहा है। तो यदि वो व्यक्ति डेथ हो जाता है या फिजिकली एलमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या उसकी प्रॉपर्टी मतलब किसी भी तरह से इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, उसकी बैंकरप्सी हो जाती है, या अनेबल टू डू बिजनेस हो जाता है, इन प्रैक्टिकल हो जाता है उसके लिए बिजनेस को रन करना, तो कहने का मतलब यह है उसका बिजनेस कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आई क्या बात समझ में? बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी उसकी हेल्थ पर, उसके द्वारा कॉन्टिन्यूइंग टास्क को रेगुलरली करने पर ही निर्भर करती है। यदि वो किसी भी तरह से बिजनेस को करने के लिए अक्षम हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो ल्यूनेटिक हो जाता है, वो अनेबल टू डू बिजनेस हो जाता है, तो उसका बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ बिजनेस करने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है सर। कहने की बात यह है। आगे बढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेन एडवांटेजेस ऑफ दी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? डिसीजंस क्विकली लिए जाते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। वो फ्रीडम है उसके पास बिजनेस के डिसीजंस को लेने की, डिसीजन मेकिंग क्विकली हो जाती है, किसी से कंसल्ट करने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई पार्टनर है ही नहीं। मेजर और माइनर सभी तरह के डिसीजंस बिजनेस में वो खुद लेता है, और टाइमली डिसीजन से बिजनेस में उसको एडवांटेज भी मिलता है, फायदा भी होता है, बिजनेस में वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाता है। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशंस। चूंकि सिंगल ओनर है, इसलिए सभी इंफॉर्मेशंस वो फुली सीक्रेट रखता है। ये उसके बिजनेस का एक सक्सेसफुल कैरेक्टर आप देख सकते हो। सोल डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी उसके खुद के हाथ में है। सो इट एनेबल हिम टू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशंस कॉन्फिडेंशियल। वो बिजनेस ऑपरेशंस की सारी इंफॉर्मेशन खुद के हाथ में ही कंट्रोल रखता है। एक बात मैं बता दूं, सोल प्रोप्राइटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना जरूरी नहीं है, उसकी ऑडिट भी करवाना जरूरी नहीं है। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है आपके ऊपर, किसी एक्ट के अंदर आपको ऑडिट नहीं करवाना, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्या कर रहे हैं, आपके क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल बने रहेंगे, पब्लिक डोमेन में नहीं जाएंगे। तो पब्लिक को आपके इंफॉर्मेशंस, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी जब नहीं मिलेगी, तो आपकी पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल बनी रहेगी। और वैसे भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट चाहते हैं, लोन चाहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना चाहिए, या बनाया जाता है, या कहें कि लॉ के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट और कंपल्शन ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है कि आपको यदि इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्रेडिट चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए बैंक से, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइए, उनकी ऑडिट करवाइए, है ना, और पब्लिक डोमेन में उन्हें डिस्क्लोज कीजिए, सो दैट आप पब्लिक का, इन्वेस्टर्स का, क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एश्योरेंस ले सकें, उनका विश्वास हासिल कर सकें। तो यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपल्शन नहीं है। आगे चलते हैं सर। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। प्रोप्राइटर सभी तरह के डिसीजन खुद लेता है, जो टास्क उसे करने हैं उसके इंसेंटिव और बेनिफिट्स उसे खुद ही मिलेंगे, उसे किसी के साथ अपने इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स को शेयर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट रिलेशनशिप ही अंडरलाइन कीजिएगा बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स एनकरेज हिम टू वर्क हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू अर्न मोर बेनिफिट्स। जब आपको याद है कि सारे डिसीजन मुझे ही लेने हैं, सारे एफर्ट्स मुझे ही लगाने, सारी मेहनत मुझे ही करनी है, तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स को अपने बिजनेस के अंदर एंजॉय कर पाएंगे। यहां पर आपके पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, कुछ पार्टनर एफर्ट्स कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, काम बिगाड़ रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर। तो आपके जो एफर्ट्स है, आप एक्स्ट्रा गेन और बेनिफिट जनरेट कर पा रहे हैं, उनके खराब एफर्ट से, उनके बेईमानी से, उनके गलत कामों से आप बिजनेस के प्रॉफिट्स को खो सकते हैं। यस और नो? तो यहां पर ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इंसेंटिव है, आप अकेले एफर्ट्स करने वाले हैं और अकेले ही आप रिवॉर्ड्स एंजॉय करने वाले हैं। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सोल प्रोप्राइटर प्रोवाइड द पर्सनल सेटिस्फेक्शन टू द पीपल हु वांट्स टू बी द सेल्फ एम्प्लॉयड्स। कहने का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप एक तरह का सेल्फ अकम्प्लिशमेंट है, सेल्फ मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एज ए प्रोप्राइटर। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर इस पॉइंट के अंदर। इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को स्टार्ट करना, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को डिसॉल्व करना बहुत ही आसान है। मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज है कुछ कुछ बिजनेस में, और बहुत सारे बिजनेस में तो कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं। नो सेपरेट लॉ गवर्न्स फॉर द प्रोप्राइटरशिप, इसलिए बिजनेस को स्टार्ट और क्लोज करना बहुत आसान है। लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं सर, ये मेरिट्स हो गए, अब लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं।
मेरिट्स के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब लिमिटेशंस मतलब इसके अंदर बुराई करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप की। लिमिटेड रिसोर्स कहने का मतलब एक सिंगल पर्सन है, उसके पास कैपिटल और सेविंग्स बहुत लिमिटेड होती है, वो लोन भी लेगा तो लिमिटेड ही बोरोविंग्स कर पाएगा और बिजनेस के अंदर लगा पाएगा। यहां पर कंपेयर कर रहे हैं हम पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रह सकते हैं, तो 50 लोग वहां पर पैसा लगा सकते हैं। तो यदि सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रिसोर्सेज कम होते हैं क्योंकि सिंगल इंडिविजुअली होता है पैसा लगाने वाला। लोन और बोरोविंग्स के माध्यम से भी फंड लेगा तो वो कितना ले सकता है, एक सिंगल पर्सन की जो लिमिट होगी लोन की, क्रेडिट की, उतना ही पैसा उसको मिल सकता है। सो बोरोविंग कैपेसिटी भी उसकी यहां पर लिमिटेड है, ये बात यहां पर की गई है। ओके, ड्यू टू द लेक ऑफ द रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटरशिप्स जनरली स्मॉल साइज, इसके कारण बिजनेस की साइज भी क्या होती है, स्मॉल होती है। बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि बिजनेस को ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज और कैपिटल की नीड होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर लिमिटेड पाई जाती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस की लाइफ जो होती है, वो लाइफ स्पान जो होता है वो लिमिटेड होता है। इन द आई ऑफ लॉ ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम, यहां से सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए ओनर बिजनेस सेम है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट एंजॉय द कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब यह है कि इस बिजनेस के अंदर गोइंग कंसर्न एजम्पशन काम नहीं करती, गोइंग कंसर्न एंटिटी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है ना, परपीचुअल सक्सेशन का बिजनेस का कॉन्सेप्ट यहां पर काम नहीं करता। परपीचुअली बिजनेस को गोइंग कंसर्न बेसिस पर, सो ऑन एंड सो ऑन बेसिस पर नहीं कंटिन्यू किया जा सकता, क्योंकि सोल ओनर यदि डाई हो गया, डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, इनकेपेबल टू डू बिजनेस हो गया, तो उसका बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा। बच्चों राधे राधे, ये सारी बात इसके अंदर लिखी हुई है। ये हो गई इसकी दूसरी लिमिटेशन। इसके बाद तीसरी लिमिटेशन अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये फीचर हमने पढ़ा था कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इफ द डेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, देन if the dates of the business are insufficient to pay, if the assets of the business are not sufficient to pay off the debts or liabilities of the business at the time of winding up or at the time of insolvency of the business, then personal assets of the sole owner will be held liable to pay off the debts or liability of the business. ये सारी बात यहां पर लिखी हुई है। फिर लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी, एक सोल ओनर है सर, वो बिजनेस के कितने टास्क में एफिशिएंट होगा। हो सकता है वो परचेज में एफिशिएंट हो सकता है वो सेल्स में एफिशिएंट हो, मार्केटिंग में अच्छा हो, बट रिसोर्स मैनेजमेंट में वो अच्छा ना हो, फाइनेंस मैनेजमेंट में वो अच्छा ना हो, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स में वो अच्छा ना हो। इसलिए बच्चों कह सकते हैं कि उसके पास मैनेजमेंट एबिलिटीज स्किल्स लिमिटेड होती है। वहीं यदि पार्टनरशिप में देखा जाए तो हर पार्टनर के पास अलग अलग मैनेजरियल स्किल हो सकती है। आप ऐसे व्यक्तियों को अपने पार्टनरशिप में रख सकते हैं जिनके पास अलग अलग मैनेजरियल स्किल हो, अलग अलग टास्क एबिलिटी हो, अलग अलग एफिशिएंसी हो। कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, कोई फाइनेंस में, कोई एचआर में, कोई टैक्सेशन में, कोई ऑडिटिंग में, कोई फाइनेंसिंग में, कोई अकाउंट्स में। तो वहां पर अपनी बिजनेस की एक्टिविटी को होल सोल मैनर पर बहुत अच्छे से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। एफिशिएंसी और एबिलिटी के बेसिस पर लोगों को टास्क बांटे जा सकते हैं। बट सोल ओनर के पास लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल होती है। वो जो स्किल उसके पास नहीं है वो उसकी लिमिटेशन बन जाती है। उस लिमिटेशन के कारण वो बिजनेस को सक्सीड नहीं कर सकता, है ना। और यदि उस स्किल को वो हायर भी करना चाहे तो वो एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से लोगों को, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल पर्संस को नहीं रख पाएगा, उन्हें ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है। राधे राधे। ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है बच्चों। तो ये लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा सर? लिमिटेशन में लिमिटेड रिसोर्स है, दूसरा लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस है, थर्ड हमने पढ़ा बच्चों लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी है और लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल है। बोलो बच्चों बात समझ में आती है क्या? ये हो गया आपका सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म। अब हम पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कैसा चल रहा है बच्चों यहां तक? कमेंट कर कर जरूर बताइए, लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दिस इज वेरी 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 क्रूशियल इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आपका बेहतरीन रिवीजन यहां पे होने जा रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट यहां पर कवर होने जा रहा है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मैं आपको बताऊं कि इस पर एक एक्ट लगता है जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा ही
एप्लीकेबल होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बात करता हूं मैं ये बिजनेस क्या होता है, तो इसके लिए एक होनी चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर? विरासत में मिली हुई संपत्ति। और दूसरी बात करें तो कम से कम 2 मेल पर्सन का होना जरूरी है इस बिजनेस को करने के लिए। कम से कम 2 मेल पर्सन होना जरूरी है और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इन कम से कम 2 मेल पर्सन का मतलब है 2 होना जरूरी है। 2 से कम यदि मेल पर्सन रह जाएंगे तो फिर एचयूएफ के बिजनेस को एचयूएफ नहीं कहा जा सकता। आई बात समझ में? तो मान लो इसमें 2 की जगह, मान लो इसके अंदर 2 की जगह 3 पर्सन है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक व्यक्ति जो सबसे सीनियर है, जो सबसे क्या है, सीनियर है, 1 मिनट, एक व्यक्ति जो सबसे सीनियर है, उस सीनियर मेल पर्सन को बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं सर उसको? उसको बोलते हैं हम कर्ता। कर्ता मतलब कर्ता धर्ता, सब कुछ वही है। ओके सर। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या होना चाहिए? एक फैमिली बिजनेस होना चाहिए सर, फैमिली बिजनेस होना चाहिए। उस फैमिली बिजनेस के साथ साथ एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर्म्ड ओनली इन इंडिया, जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है ओनली, वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट नहीं करता। गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट, है ना। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो क्या होगा बच्चों? वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वेयरइन द बिजनेस इज owned and carried on by the member of the HUF। इस बिजनेस को कौन करता है? उस फैमिली के मेंबर्स इस बिजनेस को करते हैं। ओके, और भी चीजें पढ़ेंगे। इन केस सच पर्सन इज नॉट रेडी रियली ए पार्टनर। अच्छा, जितने भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो पार्टनर नहीं होते हैं, एंड वांट्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच लायबिलिटीज, देन ही शुड इमीडिएटली इशू ए डेनियल और क्लियरिटीज हिज पोजीशन दैट नॉट ए पार्टनर इन दी फॉर्म्स। ये रेलेवेंट नहीं है सर इतना, आप आगे बढ़िए। ये शायद हम नेक्स्ट पेज पर चले गए, हमें यहां से पढ़ना था। ओके सर, बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी। एचयूएफ, द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द बिजनेस इज बाय बर्थ। कहने का मतलब यह है, एक फैमिली है, उसमें 4 लोग हैं, ठीक है। सीनियर मोस्ट पर्सन और मेल पर्सन, उन 4 में से 2 का मेल होना जरूरी है कम से कम। एसेंशियल कैरेक्टर्स में बता रहा हूं आपको एचयूएफ के। अब उसमें से सबसे जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा, मतलब दादाजी जो होंगे फैमिली में, वो कहलाएंगे कर्ता। अब लायबिलिटी की बात करें तो दादाजी की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, दादाजी की लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड। सबसे बिजनेस के जो क्रूशियल डिसीजंस होंगे, मेजर डिसीजंस होंगे, वो दादाजी ही लेंगे, मतलब सीनियर मोस्ट मेल पर्सन यानी कि कर्ता ही लेगा, और सभी लोगों को उस डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। टास्क की बात करें तो टास्क का एब्रीविएशंस, टास्क का डिस्ट्रीब्यूशंस दादाजी सबके अंदर बांटकर कर देंगे, सब डिसाइड कर देंगे तुम्हें क्या क्या टास्क करना है। मेंबरशिप की बात करें तो इस बिजनेस, एचयूएफ बिजनेस के अंदर मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है, मतलब जो भी सदस्य इस परिवार के अंदर पैदा होता है वो पैदा होते ही इस बिजनेस का सदस्य बन जाता है। इसका मतलब सर माइनर भी एचयूएफ फैमिली बिजनेस के अंदर मेंबर हो सकता है। आई क्या बात समझ में? ओके सर। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, विरासत में मिली हुई संपत्ति होनी जरूरी है, और एक फैमिली बिजनेस होना जरूरी है। कम से कम 2 मेल पर्सन होना जरूरी है। मेल पर्सन तो होना जरूरी ही है, और सीनियर मोस्ट मेल पर्सन कर्ता कहलाएगा। ऑल डिसीजंस कर्ता के द्वारा लिए जाएंगे, ठीक है, और सभी को टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। लायबिलिटी की बात करें तो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अदर पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जो टास्क उन्हें दिए गए हैं वहां तक। अदर पर्सन जो है कर्ता के अलावा, सीनियर मोस्ट मेल पर्सन के अलावा अदर पर्सन जो है उन्हें कोपर सिनर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो मुंह से, कोपर सिनर्स। तो ये सीनियर मोस्ट पर्सन तो ओल्डेस्ट पर्सन कहलाएगा, मेंबर जो कर्ता कहलाएगा, डिसीजन वही लेगा, ये सब लिखा हुआ है। ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट। सभी अदर पर्संस के राइट जो होते हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और उन्हें बोलते हैं कोपर सिनर। क्या बोलते हैं बच्चों? कोपर सिनर। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब मेंबर्स जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं वो अलग होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जिस प्रॉपर्टी के अंदर सबका अधिकार समान है। आई बात समझ में? विरासती संपत्ति। तो एचयूएफ बिजनेस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है ना, फ्रॉम द फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर,
है ना, वो अलग होनी चाहिए, उसे ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहेंगे। बस इतना बहुत है इसके अंदर। देयर आर द टू सिस्टम्स, ये दो सिस्टम्स भाव मतलब हिंदू लोग के अंदर काम करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दया भाग सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम। बस इनके नाम याद रख लीजिए, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। दया भाग सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम, क्योंकि अभी सिलेबस में से ये हट चुका है। आगे देखते हैं, ठीक है। किसी को अलग से पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा दया भाग सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम क्या होता है। फीचर्स ऑफ एचयूएफ, वैसे हम सिलेबस के अंदर जब क्लास में होते हैं, वो नई सिलेबस होने के कारण नहीं होता है, फिर भी पढ़ते हैं उसको, बट अभी हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फीचर्स की बात करें तो फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया आपको, एचयूएफ फैमिली बिजनेस होना जरूरी है। देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर्स इन दी फैमिली, और 2 मेल पर्सन होना जरूरी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी जरूरी है जो विरासत में मिली हो। नो नीड फॉर एनी एग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स, इस बिजनेस के अंदर फैमिली मेंबर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, जैसा पार्टनरशिप में होता है। बाय बर्थ ही वो मेंबर कहलाते हैं, गवर्न होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट से। लायबिलिटी की बात करें तो बच्चों, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और कॉपर सिनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये बात हमने देखी थी। कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ऑफ फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता। सारा कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होगी, कर्ता के हाथ में होगी। उसको ही अथॉरिटी होगी बिजनेस को मैनेज करने की और सभी डिसीजंस को लेने की, और सभी डिसीजंस को अदर पर्संस पर बाउंड करने की जिम्मेदारी, सौंपने की जिम्मेदारी दादाजी के हाथ में होगी। कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द पर्सन। देखिए क्या होता है, पार्टनरशिप के अंदर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इनेबल टू डू बिजनेस हो जाता है वो, तो पार्टनरशिप का बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है बच्चों, राधे राधे। और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी सिंगल ओनर यदि इनेबल टू डू बिजनेस हो जाता है, अनेबल टू डू बिजनेस हो जाता है, डेथ, इंसॉल्वेंट, इनकेपेबल टू डू बिजनेस हो जाता है, इनेबिलिटी टू डू बिजनेस हो जाता है, तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप यहां पर एचयूएफ के बिजनेस के अंदर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, अनेबल टू डू बिजनेस हो जाता है वो, तो बच्चों एचयूएफ का बिजनेस खत्म नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। इन दिस केस द डेथ ऑफ द कर्ता, यदि कर्ता की डेथ हो जाए तो क्या होगा सर, कर्ता की डेथ हो जाए तो जो नेक्स्ट ओल्डेस्ट पर्सन है फैमिली का, वो कर्ता बन जाता है। मतलब दादाजी की डेथ हो जाए तो चाचा जी कर्ता बन जाते हैं, कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं इधर, फैमिली का वो कर्ता बन जाएगा एंड बिजनेस कैन बी टर्मिनेटेड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द मेंबर। अब बिजनेस बंद कैसे होगा सर, बिजनेस बंद होने का एक ही रास्ता है, सभी मेंबर्स की म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस बंद किया जा सकता है यदि दादाजी की डेथ हो जाए तो। सीनियर मोस्ट मेल पर्सन की यदि डेथ हो जाए तो फर्स्ट चॉइस तो यह है कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल पर्सन ही कर्ता बनेगा, और सेकंड चॉइस यह है कि मेंबर आपस में चाहते हैं कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए, एचयूएफ से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, सब अलग अलग हो जाए, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाए, तो बिजनेस हो जाएगा डिसॉल्व। आई बात समझ में। यदि वो नहीं चाहते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल पर्सन ही कर्ता बन जाएगा, और फिर उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में हो जाएगी, अदर पर्संस की लायबिलिटी लिमिटेड होगी उनके द्वारा किए गए टास्क तक, और बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। राधे राधे। सो माइनर क्या मेंबर बन सकता है? यस, माइनर कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ द बिजनेस एज इंक्लूजन ऑफ द इंडिविजुअल इन द बिजनेस बाय बर्थ। वो तो जन्म लेते ही मेंबर बन जाता है ना। आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। केस स्टडी चालू होगी सर, ये केस स्टडी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं केस स्टडी में, देख लेते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्टेंट है केस स्टडी, ध्यान दीजिए, है ना। इन विच द पंकज इज एंगेज्ड एंड ऑल्सो स्टेट एनी 4 मेरिट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको इसके अंदर बताना है ना। On the death of Mr. Kamal Gupta, the business is inherited by the 3 sons, Karan, Arjun and Nakul, who carry on the business under the forms of joint Hindu family business. मर गए कर्ता साहब, फैमिली बिजनेस इनहेरिटेड हो गया उसके 3 बच्चों में। However, there is a dispute between the 3 brothers, वो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, अलग नहीं करना चाहते हैं, बट उनके बीच में डिस्प्यूट है कि as to who should be the कर्ता, कौन कर्ता होना चाहिए। So Karan, the oldest person, brother, जो उसका सबसे बड़ा भाई था, wants to exercise the control over the business, while Arjun and Nakul do not agree to that.
हु अमंग्स द थ्री ब्रदर्स कैन बिकम द कर्ता। तो बच्चों, चाहे डिस्प्यूट हो और बिजनेस को एग्जिस्ट करना चाहते हो, वो बंद नहीं करना चाहते, तो ओल्डेस्ट पर्सन जो कि करण है वही कर्ता माना जाएगा। ये एचयूएफ के अंदर ही लिखा है, एचयूएफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ही लिखा है। कमेंट्स कर दीजिए उसकी लाइबिलिटी पर। उसकी लाइबिलिटी अब अनलिमिटेड हो जाएगी, पहले लिमिटेड थी। कोपर्सिनर था वो, पहले एज ए मेंबर था फैमिली का। उसकी लाइबिलिटी, उसके टास्क उसके फादर के द्वारा जो डेडिकेटेड थे वहां तक लिमिटेड थी। अब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो चुकी है और बाकी दो ब्रदर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, वो कोपर्सिनर रहेंगे। राधे राधे। ये सेकंड केस स्टडी आपको करनी है। आप अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो अभी लो इनकी स्क्रीनशॉट और आंसर लिखना बुक के अंदर, ठीक है। मुझे चेक कराना, ठीक है। मुझे कमेंट में भेज देना आप आंसर लिख के, मैं चेक करूंगा, सही बताऊंगा आपको, ठीक है। या फिर आप मेरे नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये लो नंबर 97, लो नंबर दे देता हूं आपको। 9785602029 इस पे व्हाट्सएप कर दो, मैं आंसर बता दूंगा आपको। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू करने जा रहे हैं सर, पार्टनरशिप। अभी तक कैसा चल रहा है ये बताइए कमेंट कर कर। बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। आई बात समझ में? 2 पार्ट बने, 3 पार्ट बने, बेहतरीन बनाएंगे इस चैप्टर को हम साथ में मिलकर। ओके सर, स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप पे। देखिए, जैसा मैंने बताया, लिमिटेशंस जो सोल प्रोप्राइटर्स की थी और एचयूएफ की थी, उसको ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप का बर्थ होता है। जो समस्याएं सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में रह गई, एचयूएफ के बिजनेस में रह गई, उससे ओवरकम हो जाइए, उन समस्याओं का निदान पाइए, पार्टनरशिप में आइए। फंड्स की स्केर्सिटी है, समस्या है पैसे की, पार्टनर्स को ज्वाइन कर लीजिए। जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसे पार्टनरशिप में शामिल कर लीजिए। दूसरी, मैनेजमेंट स्किल्स की कमी है आपके पास, सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन थी ये। जिस व्यक्ति के पास हाई मैनेजमेंट स्किल है, जिस टास्क के अंदर मैनेजमेंट स्किल आपको चाहिए, परचेज एक्सपर्ट चाहिए, सेल्स एक्सपर्ट चाहिए, मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, फाइनेंस एक्सपर्ट चाहिए, टैक्सेशन एक्सपर्ट चाहिए, ऑडिट एक्सपर्ट चाहिए, इंटरनल कंट्रोल एक्सपर्ट चाहिए आपको, ठीक है। आप उसी तरह के व्यक्ति को पार्टनरशिप के अंदर शामिल कर लीजिए। एचयूएफ के अंदर भी लिमिटेशंस होती है, उसको ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप में, बिजनेस में आप आ सकते हैं। वहां पर आपके परिवार के सदस्यों से नहीं बन रहे तो पार्टनरशिप में बिजनेस में आ सकते हैं। तो पार्टनरशिप इज फॉर्म टू बी फॉर्म्ड टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, एचयूएफ और सोल प्रोप्राइटरशिप। सो लेक ऑफ द फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको दूर कर सकते हैं। ये सब चीजें इसके अंदर लिखा है। पार्टनरशिप आंसर कर देगी आपकी नीड्स को, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की, स्किल्स की और रिस्क शेयरिंग की। भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप को रिस्क भी शेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है। सभी रिस्क खुद ही बियर कर रहा है, तो पार्टनरशिप के अंदर उसकी रिस्क शेयर हो जाएगी सर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के एक्सटेंशन को, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को एक्सटेंड आप करना चाहते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत लिमिटेशंस है, तो यू कैन कम इनटू द पार्टनरशिप। ओके सर, बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब समझिए, पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में किया जाता है और इस बिजनेस को करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में जो पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट or that agreement is called deed, partnership deed amongst the partner. Partnership is nothing but an agreement or deed amongst the partner. That agreement or deed, what is that agreement or deed? The terms of doing the business is called agreement or deed. पार्टनरशिप के अंदर जो लोग आपस में डिफाइंड टर्म और कंडीशन के बेसिस पर बिजनेस करना चाहते हैं, वो डिफाइंड टर्म और कंडीशन का बंडल जो वो आपस में साइन करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, वही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। अब इसके अंदर एक बात की गई है कि बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप के अंदर कुछ पार्टनर एक्टिव भी हो सकते हैं और कुछ स्लीपिंग भी हो सकते हैं। एक्टिव पार्टनर पार्टनरशिप में जो टास्क कर रहे हैं उसके लिए वो पार्टनर खुद जिम्मेदार तो है ही सही, जो स्लीपिंग पार्टनर है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, वो भी उतना ही जिम्मेदार होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि वहां पर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, चाहे आप एक्टिव पार्टनर हो, चाहे आप स्लीपिंग पार्टनर हो। चाहे आप पैसा लगाकर घर पर जाकर आराम कर रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर है, तब भी आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी।
बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर सभी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के प्रिंसिपल भी हैं और एजेंट भी हैं। यदि आप स्लीपिंग पार्टनर हैं तो आप सभी पार्टनर्स के एजेंट हैं। जो प्रिंसिपल ने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसके साथ आप भी बाउंड होंगे, मतलब प्रिंसिपल तो बाउंड होगा ही सही, एज ए एजेंट यू विल ऑल्सो बी बाउंड विद दैट एग्रीमेंट और दैट टास्क डन बाय द प्रिंसिपल। तो यहां पर ये लाइन इसीलिए लिखी गई है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चाहे सभी लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट करें या कुछ लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, लायबिलिटी सबकी बनेगी अनलिमिटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्संस कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, कॉम्पिटेंट टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि माइनर यहां पर पार्टनर नहीं बन पाएगा यदि नॉर्मली बात करें। आगे जाके हम पढ़ेंगे माइनर कैन बिकम द पार्टनर बट हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी नहीं होगी। पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट पार्टनर माइनर यदि बन रहा है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। लॉस वो बियर नहीं करेगा, केवल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा। बट कॉम्पिटेंट टू डू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए सभी पार्टनर्स। ओके, पार्टनरशिप फर्म as it is often called a group of the men who have joined the capital serves for the prosecutions of some other some enterprises। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, इसके अंदर आपको फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है। उस डीड के अंदर बिजनेस को करने की टर्म्स और कंडीशंस डिफाइंड होती है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अमंग्स द पार्टनर। कौन व्यक्ति कितना कैपिटल लगाएगा, कौन व्यक्ति क्या टास्क करेगा, किसे बिजनेस की रिस्क मैनेज करनी है, किसे सैलरी दी जाएगी, किसे कमीशन दिया जाएगा, एवरीथिंग विल बी डिफाइंड इन द डीड इटसेल्फ। और यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्टनरशिप के फॉर्मेशन की बात करें तो ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द लीगल एग्रीमेंट्स अमंग्स द पार्टनर। लोगों के बीच में लीगल एग्रीमेंट होना जरूरी है, वो लीगल एग्रीमेंट ही पार्टनरशिप डीड कहलाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, इट मस्ट बी नोटेड दैट बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। जो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप आप नहीं कर सकते। ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें एक्टिविटी नहीं की जा सकती। पार्टनरशिप के अंदर दूसरा कैरेक्टर यह है कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस होना जरूरी है यानी कि प्रॉफिट पर्पस होना जरूरी है। किसी चैरिटेबल टास्क के लिए आप पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते। दान धर्म के गतिविधि के लिए यदि आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात कर लेते हैं रिस्क बियरिंग। रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग बिजनेस, जो रिस्क होगी वो सभी पार्टनर्स के द्वारा बियर की जाएगी। रिवॉर्ड फॉर द रिस्क बियरिंग्स कम्स इनटू फॉर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच आर शेयर्ड बाय द पार्टनर। जो एग्रीड रेशियो होगा उसमें शेयर किया जाएगा और रिस्क भी सभी के द्वारा बियर करनी पड़ेगी क्योंकि सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो लॉसेस भी डिफाइंड रेशियो में ही शेयर किए जाएंगे। डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल की बात करें तो पार्टनर्स shares amongst themselves the responsibility of decision making and day to day control activity. Decisions are generally taken with the mutual consent. जो पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं बच्चों, वो म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं, आपसे सलाह मशवरा से लिए जाते हैं। ओके, कंटिन्यूटी की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पार्टनरशिप का। यदि कोई पार्टनर डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इनेबल टू डू बिजनेस हो जाता है या रिटायर हो जाता है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से डीड पर डिफाइन है। डीड के अंदर टर्म और कंडीशन ऑफ डूइंग बिजनेस होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, पार्टनर्स के नाम होते हैं, उनकी कैपिटल लिखी होती है, वो कितने टास्क करेंगे, क्या रिस्क बियर करेंगे, कौन सैलरी लेगा, कौन कमीशन लेगा, कौन स्लीपिंग होगा, कौन एक्टिव होगा, एवरीथिंग इज डिफाइंड। पर यदि एक पार्टनर ही रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो फिर उस पार्टनर का नाम हटा नहीं सकते उस डीड में से, नई डीड हमें बनानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व वहां पर हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो ये क्या बात कर लेते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूटी की। तो यहां पर कॉन्टिन्यूटी के रिगार्ड्स में कहा गया है कि पार्टनरशिप गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ और रिटायरमेंट और इंस्टेंटली इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। देखिए, पार्टनरशिप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां पर फंक्शन नहीं करता है। कोई भी पार्टनर इनकेपेबल टू डू बिजनेस हो जाता है, यदि डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनेबल टू डू बिजनेस हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो सर नई पार्टनरशिप डीड बनाने की रिक्वायरमेंट पैदा होती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है।
सो नई पार्टनरशिप डीड का मतलब ही है नई पार्टनरशिप, पुरानी डीड का डिसॉल्व होना, और ऐसी दशा के अंदर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है यदि कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने बिजनेस को, फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, दे नीड टू create a new partnership deed amongst them with a new redefined term and conditions। आई बात समझ में सर? उन्हें वापस से नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी, इसलिए सर डिसकंटिन्यू हो जाती है पुरानी पार्टनरशिप जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबरशिप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे ध्यान रखिए, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनता है। मिनिमम 2% चाहिए पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए। कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 464। सेक्शन 464 क्या कहता है सर कि नंबर ऑफ द पर्सन इन एनी पार्टनरशिप शैल नॉट एक्सीड 100 सब्जेक्ट टू द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स। देखिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने बताया है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 हो सकते हैं, बट ये कंपनीज एक्ट बताता है, बस वहां पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू रूल्स। देखिए मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूं, यहां पर ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू दी लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द रूल्स। रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर यहां पर प्रोवाइड की गई है सीलिंग लिमिट, नो पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50 पर्सन्स। तो ये जो लिमिट है 464 के अंदर बच्चों, ये लिमिट है 100, बट इट इज सब्जेक्ट टू रूल 10। मतलब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 ने ही कह दिया कि आप रूल 10 को एक बार जरूर मद्देनजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और रूल 10 ने कह दिया है कि 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते पार्टनरशिप के अंदर। तो बच्चों एग्जिस्टिंग नियम हो गया है, रूल 10 अप्लाई हो चुका है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक्ट की लिमिट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। एक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। रूल शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ द एक्ट। एक्ट सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है लिमिट 100, बट जो रूल्स बनाए गए हैं वो बताते हैं 15। तो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार 50 मेंबर ही पार्टनरशिप के अंदर हो सकते हैं। ओके, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। हां, गवर्नमेंट इन रूल्स में अमेंडमेंट कर 50 को 100 कर सकती है भविष्य में, पर 100 से ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकती। तो अभी एट प्रेजेंट देखा जाए तो 50 पार्टनर ही एक पार्टनरशिप के अंदर हो सकते हैं। मिनिमम 2 याद रखिए, और आप मेंशन कर सकते हैं रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल्स 2014 ने प्रेस्क्राइब किया है 50, तो मैक्सिमम 50 पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर हो सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो है म्यूचुअल एजेंसी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। एक पार्टनर जो भी डिफाइंड टास्क उसे दिए गए हैं प्रिंसिपल की तरह परफॉर्म करेगा, साथ ही जो टास्क उसने प्रिंसिपल की तरह परफॉर्म किए हैं उन सभी टास्क से अदर पार्टनर्स एज ए एजेंट रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो सर यहां पर टास्क को परफॉर्म करने वाला, अपने जिम्मेदार, अपने असाइन टास्क को परफॉर्म करने वाला पार्टनर प्रिंसिपल कहलाएगा। अदर पार्ट वो तो उस टास्क से जिम्मेदार होगा ही सही, उससे बाउंड होगा ही सही, उस टास्क के कारण जो भी लॉसेज होते हैं, लायबिलिटी क्रिएट होती है, वो स्वयं तो बाउंड होगा ही सही, पर अदर पार्टनर भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कि वो स्वयं जिम्मेदार होगा। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट होता है, एजेंट भी प्रिंसिपल के द्वारा किए गए टास्क के लिए जिम्मेदार होता है। जब असाइन टास्क को एक पार्टनर परफॉर्म कर रहा होता है वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कहलाता है, और अदर पार्टनर्स उसके एजेंट कहलाते हैं। प्रिंसिपल तो जिम्मेदार है ही सही, एजेंट भी जिम्मेदार है। अब प्रिंसिपल भी एजेंट के द्वारा किए गए टास्क के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट काम करता है। और डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था, पार्टनरशिप इट इज ए एग्रीमेंट अमंग्स द इंडिविजुअल पार्टनर्स, is a kind of business carried on by all or any of them acting for all। या तो सभी के द्वारा किया जाएगा, या सब के द्वारा, या कुछ के द्वारा सब के लिए किया जाएगा। तो कुछ के द्वारा किए गए टास्क जो सब के लिए हैं, वहां पर यह क्लोज कहता है कि सभी जिम्मेदार होंगे। तो एज एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय
binds them through his acts. As a principal, he is bound by the acts of other partner. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज है बच्चों म्यूचुअल एजेंसी का, ये ध्यान रखिएगा। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप वाले टॉपिक्स में से और कंपनी वाले टॉपिक्स में से इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। मेरिट्स की बात करें, इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, पार्टनरशिप को फॉर्म करना और डिसॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखिए, पार्टनरशिप को फॉर्म करना इजी है, डिसॉल्व करना भी इजी है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टनर। पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए कुछ नहीं चाहिए सर, दो या दो से ज्यादा पर्संस के बीच में एग्रीमेंट चाहिए, रीडिफाइंड टर्म एंड कंडीशंस ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, इसलिए कहा है कि पार्टनरशिप को क्रिएट करना बहुत आसान है। पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना भी कंपलसरी नहीं है, यह भी ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है क्योंकि उसके कारण कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। ओके सर, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना तो आसान है ही सही। कोई भी पार्टनर यदि रिटायर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, डेथ हो जाता है, इनकेपेबल टू डू बिजनेस हो जाता है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। एंड सेकंड थिंग, कोई भी पार्टनर रिटर्न नोटिस देकर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकता है। यदि वह चाहता है कि बिजनेस साथ में नहीं करना चाहता, वो पार्टनरशिप से अलग होना चाहता है, तो जैसे ही उसके नोटिस के माध्यम से वो अलग होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी नई डीड बनानी होगी और नई डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डूइंग बिजनेस को रीडिफाइन करना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैलेंस डिसीजन मेकिंग, पार्टनरशिप का फायदा यह है कि वहां पर डिसीजन मेकिंग बैलेंस होती है। सभी पार्टनर्स के द्वारा म्यूचुअल कॉन्सेंट से ही डिसीजन लिए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग में सभी की ओपिनियन शामिल होती है, सभी से राय मशवरा ले ली जाती है, इसलिए जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, ये कहा गया है यहां पर। टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन, ये लोकोक्ति यहां पर यूज ली गई है। टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन। The specialty, knowledge, skill and experience is of different partners are available for the firm. देखिए, एक व्यक्ति के पास लिमिटेड स्किल्स होती है, बट पार्टनरशिप में अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग नॉलेज के, अलग अलग एक्सपीरियंस के, क्वालिफिकेशन के लोग होते हैं। सभी का एक्सपीरियंस वहां पर डिसीजन मेकिंग में काम आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बैलेंस्ड होती है। वेल क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा, वेल एक्सपीरियंस्ड स्किल्स पर्सन्स के द्वारा वहां पर डिसीजन मेकिंग होती है, सभी की राय जिसमें शामिल होती है। मोर फंड्स की बात करें, सिंगल इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फंड्स की स्केर्सिटी वहां पर होती थी। वह लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने बिजनेस को चलाता था। अपने बिजनेस के स्केल्स को, आयाम को बढ़ाने के लिए उसे कैपिटल की नीड होती थी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए सर उसे पार्टनर्स की नीड होती थी। इसीलिए उस डीमेरिट से ओवरकम होने के लिए ही पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर आप फंड्स की स्केर्सिटी को, फंड्स की लिमिटेशंस को, समस्या को दूर कर सकते हैं। ये मोर फंड्स भी एक मेरिट हो गया सर। एक और मेरिट है सर शेयर ऑफ रिस्क, जो कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। वहां पर पार्टनर्स के आपस के प्रॉफिट और लॉस का रेशियो डिफाइन होता है। सभी के बीच में टास्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बैलेंस्ड मैनर में उनकी स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पर उन्हें टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। बिजनेस की सारी जो रिस्क होती है वो एक ही व्यक्ति को बियर नहीं करनी पड़ती है। सभी पार्टनर मिलजुल कर उस रिस्क को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में बियर करते हैं, तो यहां पर रिस्क की शेयरिंग हो जाती है। रिस्क इज शेयर बाय ऑल द पार्टनर अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि एक पार्टनर के टास्क के लिए दूसरे पार्टनर भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना कि वो सिंगल इंडिविजुअल पार्टनर होता है, और सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये डीमेरिट्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं, डीमेरिट्स में हम पढ़ेंगे भी सही। सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप के अंदर भी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैं वापस से आपको बताता हूं। इफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशिएंट, if the assets of the partnership is not sufficient to pay off the debts or liability of the firm, then personal property of each and every partner will be held liable to pay off the debts of the firm। मतलब कि यदि वाइंडिंग अप के समय, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय
यदि फर्म की असेट्स इतनी पर्याप्त नहीं है, इतनी सफिशिएंट नहीं है कि फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, तो फिर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी लायबल ठहराया जा सकता है फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए। सीक्रेसी की बात करें, पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिक डोमेन में लाना जरूरी नहीं है, वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस पूरी तरह से सीक्रेट बनी रहती है पार्टनरशिप के अंदर। सो a partnership firm can easily keep it secret as it is not required to publish its accounts. Partners are not likely to leak out the secrets of their own futures or is linked with the success of the firms. As you all know, partnership की success और partners का future फर्म की सक्सेस पर निर्भर करता है, इसलिए वो किसी भी तरह से फर्म के बिजनेस के सीक्रेट्स को लीक करना उचित नहीं समझते हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं सर। कलर चेंज कर ले बच्चों, बोलो यस सर। पार्टनरशिप फर्म सफर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग लिमिटेशन। अनलिमिटेड लायबिलिटी, एज यू ऑल नो, ये तो एक सबसे बड़ी समस्या है पार्टनरशिप के अंदर। यदि फर्म की असेट्स ही सफिशिएंट नहीं है फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए, तो पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स को बेचा जाएगा और फर्म की लायबिलिटीज को पे किया जाएगा बच्चों। Partners are liable to pay off the business debts from their own personal property if the business assets are not sufficient to meet its debts. It is a drawback for those partners who have greater personal wealth, as they will have to repay the entire debts in case of the other partners are unable to do. ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर केस स्टडी बनती है। पार्टनरशिप के अंदर यदि किसी पार्टनर, ये एक बार फिर से पढ़ते हैं, द ड्रॉबैक ऑफ दोज पार्टनर्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ इज दे विल हैव टू पे द एंटायर डेट्स इन केस ऑफ अदर पार्टनर्स आर अनेबल टू डू। यदि कोई पार्टनर अयोग्य है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म की असेट्स सफिशिएंट नहीं है फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए, उस दशा के अंदर यदि एक पार्टनर के पर्सनल असेट्स भी सफिशिएंट नहीं है, तो फिर ऐसा पार्टनर जिसके पास सफिशिएंट वेल्थ है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, करोड़ों की है, उस पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो पहले से फकीर है, फक्कार है, जिसके पास पहले से पैसा नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा, क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा? उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है भी, तो फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी इतनी लायबल ही नहीं है कि वो सफिशिएंट ही नहीं है कि वो डेट्स को चुका सके। तो जिस व्यक्ति के पास अच्छी खासी वेल्थ है, सफिशिएंट वेल्थ है, उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, उसे अपनी वेल्थ को गंवाना पड़ेगा, यहां पर लूज करना पड़ेगा और फर्म के डेट्स को पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आती है सर? अभी तक वीडियो कैसा चल रहा है मुझे बताइए कमेंट करके जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं सर हम। ओके, लिमिटेड रिसोर्सेस। अब देखिए, ये जो पॉइंट यहां पर डिफाइन किया गया है, ये कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। एक कंपनी के अंदर फंड्स की स्केर्सिटी नहीं होती है, वहां पर पैसा लगाने वाले लाखों हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी आईपीओ और एफपीओ के माध्यम से शेयर इशू लाकर शेयर होल्डर्स से कंट्रीब्यूशन लेती है, उनसे कैपिटल जनरेट करती है, तो वहां पर फंड्स की स्केर्सिटी नहीं होती है। बट यदि कंपेयर किया जाए पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो वहां पर फंड्स की स्केर्सिटी इसलिए कही गई है क्योंकि पैसा लगाने वाले लोग, फंड्स कंट्रीब्यूट करने वाले लोग मैक्सिमम 50 होते हैं, 50 से ज्यादा नहीं होते हैं। सो यहां पर लिमिटेड रिसोर्स वाला लिमिटेशंस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। ओके सर, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट रेज द ह्यूज फाइनेंस रिसोर्स सपोर्ट लार्ज स्केल्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यू टू द लीगल सीलिंग ऑफ द नंबर ऑफ द पार्टनर, दैट इज 58%. So partnership firms facts problems in expansion, और यदि उसे बिजनेस को एक्सपांड करना है, ग्रोथ करना है, तो 50 लोग ही पैसा लगा सकते हैं। फर्दर एक्सपांशन और ग्रोथ में उसे प्रॉब्लम आएगी। पर ये रिसोर्सेज वाला पॉइंट इसकी मेरिट में भी देखा जा सकता है। मेरिट में हम इसे सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करेंगे। सोल प्रोप्राइटर में एक व्यक्ति पैसा लगाने वाला होता है, पार्टनरशिप में 50 लोग होते हैं। बट यही पॉइंट लिमिटेशन का बन जाएगा यदि कंपेयर किया जाएगा कंपनी से। ओके सर, पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, पार्टनर से 50 लोग आपस में डिसीजन लेंगे, तो एक तरफ मेरिट्स में हमने पढ़ा था कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, पर बच्चों सभी पार्टनर्स की राय मशवरा ली जाती है, कंसेंट ली जाती है किसी भी क्रूशियल डिसीजन के रेस्पेक्ट में। तो वहां पर पार्टनर्स की राय मत अलग अलग हो सकती है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नॉलेज का, स्किल का, बैकग्राउंड का,
होता है, सबकी अलग अलग राय होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो यहां पर कहा गया है कि एवरी पार्टनर्स एंजॉय द राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द फर्म्स, सो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। यहां पर डिफाइन किया गया है, देखिए, any difference in opinion on some issues may lead to disputes between the partners. Decisions of the one partners are binding on the others. Any wrong decisions of any one partner, देखिए यहां पर क्या है कि एक पार्टनर के द्वारा लिया गया जो भी डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा अदर पार्टनर्स पर। किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? जो टास्क उसे डिफाइन किए गए हैं उस रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो वो अदर पार्टनर्स को भी बाउंड करेगा। may results in financial ruin of all the partners, सबका वित्तीय नुकसान हो सकता है। Further, if the partner decide to leave the firms, then it will lead to the termination of the partnerships as there is a restriction on the transfer of ownership. कोई भी व्यक्ति यदि पार्टनरशिप को छोड़ना चाहे तो पूरी पार्टनरशिप ही डिसॉल्व होगी। वो अपने पार्टनरशिप के टाइटल को, राइट को, अपने पद को ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी को बेच कर नहीं जा सकता। यदि उसे जाना है तो पूरी फर्म को डिसॉल्व वो कर जाएगा, क्योंकि यहां पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। पार्टनर ही फर्म है, फर्म ही पार्टनर है। यदि कोई पार्टनर जाता भी है तो पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी सर। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मैं यहां पर पेन चेंज कर लेता हूं सर, रेडी सही रहेगा। बताओ बच्चों कमेंट में सर। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, देखिए, द लाइफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज हाईली अनसर्टेन। एक मिनट बच्चों, देखा जाए सर्टेनिटी को तो लाइफ तो पार्टनरशिप की अनसर्टेन है पूरी तरह से। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वहां पर। बिजनेस में कोई भी व्यक्ति यदि पार्टनरशिप को छोड़कर जाता है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है उसकी, तो पूरी पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हो जाती है सर, जैसा कि हम जानते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी यहां पर बिजनेस में नहीं होती है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अब देखिए पब्लिक कॉन्फिडेंस वहां पर क्रिएट होता है जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को, बिजनेस को पब्लिक का पैसा लेना हो, पब्लिक से कंट्रीब्यूशन लेना हो, कैपिटल लेनी हो। पब्लिक कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, कैपिटल लगाती है, तो वहां पर कंपनी को जरूरी होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाए, पब्लिश करे, पब्लिक डोमेन में लाए, ऑथेंटिसिटी को चेक करवाए एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, और पब्लिकेशन के बाद इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करे और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करे ताकि फंडिंग मिल सके। देखिए पार्टनरशिप के अंदर पब्लिक फंडिंग होती नहीं है, पब्लिक पैसा नहीं लगाती है, तो इसलिए वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना, ऑडिट कराना और पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना कंपलसरी नहीं होता है सर। इसीलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप के अंदर नहीं होता है। रादर पब्लिक हैव मोर कॉन्फिडेंस इन companies because everything with respect of the financial statements and financial soundness is available in the public domain, so public have the more faith and confidence in the company, in the corporate sectors, and they lend their funds to the company. Rather they less interested, I must say less interested to contribute their funds to the partnership. अब पढ़ लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया गया है 1992 के अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है अमंग्स द पार्टनर्स। हाउएवर ए पार्टनरशिप फर्म्स कैन हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द कैपेबिलिटी, नेचर ऑफ वर्क्स एंड एबिलिटी। यहां पर द मेन टाइप ऑफ द पार्टनर्स आर डिस्क्लोज्ड एज एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ पार्टनर इंपोर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड बियर्स द अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म्स। देखिए वो व्यक्ति जो पैसा लगाता है सर, दूसरी बात पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है, जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सच पार्टनर्स इज एक्टिव पार्टनर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म्स। ऐसा पार्टनर एक्टिव पार्टनर कहलाता है। आई बात समझ में? यस सर। आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिए पार्टनर तो है, पार्टनरशिप डीड में जिसका नाम लिखा हुआ है वो सभी पार्टनर है और उसमें पैसा भी लगाना है,
तो यहां पर स्लीपिंग पार्टनर भी कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता है, बट स्लीपिंग उसे इस सेंस में कहा गया है कि वो डे टू डे ऑपरेशन और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस पैसा लगाता है और घर पर जाकर आराम से सो जाता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है सर, बस प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो उसे बियर करना पड़ेगा। हाँ, लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड होगी। ऑफ कोर्स द कंट्रीब्यूट कैपिटल्स बियर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंजॉयज as well as individually but does not participate in the management of the affairs। पैसा लगाता है कि सर हाँ, प्रॉफिट शेयर में पार्टिसिपेट करता है कि हाँ सर, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है यस, बस एक चीज नहीं होती, जो डे टू डे मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। सीक्रेट पार्टनर की बात करते हैं सर। सीक्रेट पार्टनर इज वन हु एसोसिएट विद द फर्म्स इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। सीक्रेट पार्टनर का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो कि जनरल पब्लिक के लिए उस फर्म का पार्टनर ही नहीं है, जिसे आउटसाइडर को पता ही, जिसके बारे में आउटसाइडर को कोई नॉलेज नहीं है कि वो फर्म का पार्टनर है। ओके, एक्सेप्ट दिस डिस्टिंक्शंस डिस्टिंक्ट फीचर्स ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। कहने का मतलब वो पार्टनरशिप डीड में उसका नाम लिखा हुआ है, वो कैपिटल लगाता भी है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी वो बियर करता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है टुवर्ड्स द क्रेडिटर, बस उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है। उसका जो कैबिन, उसका जो ऑफिस है वो अंडरग्राउंड फ्लोर पर होता है सर। ठीक है, जो भी आउटसाइडर आएंगे फर्म के साथ डील करेंगे, उन्हें ये पता नहीं है कतई कि वो भी फर्म का एक पार्टनर है। ऑल्दो वो नेचुरल पार्टनर की तरह, नॉर्मल पार्टनर की तरह कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसका होता है, प्रॉफिट शेयरिंग वो बियर करता है, ठीक है, उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स और क्रेडिटर्स, बस उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है। ये आप याद रखिए, सभी नॉर्मल पार्टनर्स की तरह सीक्रेट पार्टनर होता है, बस उसका नाम सीक्रेटली रखा जाता है। नॉमिनल पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। नॉमिनल पार्टनर की मैं बात करूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं। नॉमिनल का पार्टनर का मतलब ऐसा पार्टनर जिसका नाम पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ही नहीं है, ना वो कैपिटल लगाता है, ना वो प्रॉफिट शेयर में पार्टिसिपेट करता है, ना उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, केवल एक दशा में, जो एक दशा में अभी बताऊंगा। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी एक दशा को छोड़कर, प्रॉफिट एंड शेयर लॉस में भी उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो सर कैसा पार्टनर? पार्टनर तो उसे कहते हैं जिसका नाम पार्टनरशिप डीड में लिखा है, जिसका नाम ही पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है वो कैसा पार्टनर? वो पार्टनर हो ही नहीं सकता सर। बच्चों, आउटसाइडर से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जब एक फर्म आउटसाइडर से किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेट्स से एग्जांपल, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग या लोन का एग्रीमेंट करती है, तो इस व्यक्ति को फर्म अपने पार्टनर के रूप में दिखाती है, या फिर और इस दशा में यह व्यक्ति भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करता है कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं, ना तो वर्ड से, ना तो वर्ड ऑफ माउथ से, ना अपने टास्क से, एक्टिविटी से, या किसी भी तरह से कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करता है कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूं। और उस व्यक्ति के फेस पर, उस व्यक्ति के टास्क पर, उस व्यक्ति के कंडक्ट पर, या उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस फर्म से लोन का एग्रीमेंट कर लेते हैं, या कहें कि इस फर्म को लोन दे देते हैं। ऐसी दशा के अंदर यदि फर्म उस लोन या डेट्स के रिपेमेंट पर कोई डिफॉल्ट करती है इन फ्यूचर, तो ऐसा व्यक्ति जिसके फेस पर, जिसके वर्ड्स पर, जिसके वर्ड ऑफ माउथ पर, जिसके टास्क कंडक्ट पर, जिसकी गतिविधियों को देखकर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उस फर्म को लोन प्रोवाइड किया था, वो फर्म ऐसे व्यक्ति को लायबल ठहरा सकती है in case of firm default in respect of repayment or execution of that contract that has been done, that had done on the face value of that person। तो ऐसा व्यक्ति लायबल ठहराया जा सकता है और आउटसाइडर्स को उसे उस लोन को रीपे करना होगा या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबल, दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी द पार्टनर कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर आउटसाइडर्स के अजम्पशंस पर माना जाता है। एक अनलिमिटेड लायबिलिटी जब उस पार्टनर पर आ जाती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट डन बाय द फर्म, तब वो नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। आई होप बात समझ में आई होगी। तो सर नॉमिनल पार्टनर दो तरह के होते हैं, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब इसमें एक अंतर है। एस्टोपल के अंदर यह है सर कि वो व्यक्ति अपने वर्ड से, बोलकर या कंडक्ट से इंप्रेशन देता है या दर्शाता है आउटसाइडर्स को, जिसके साथ फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उन्हें,
कि ही इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब खुद ही बता रहा है वर्ड से कहकर। कहने का मतलब शाहरुख खान साहब को हम लेकर गए लोन लेने के लिए, हमारा दोस्त था, ठीक है, और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में शाहरुख खान ने मेरे कंधे पे हाथ रख रखा है सर, बिल्कुल मस्ती में हो जा रहा है। खुद कह रहे शाहरुख खान, अपने इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ से, या इस तरह से दर्शा रहे हैं कि वो पार्टनर है, ठीक है। और उनकी फेस वैल्यू पर फर्म ने हमें लोन दे दिया। ना तो शाहरुख खान का पार्टनरशिप डीड में नाम लिखा हुआ है कि वो पार्टनर है, ना उन्होंने कैपिटल लगाई है, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस बियर करते हैं सर। बट फिर भी अब वो अभी तक वो पार्टनर नहीं है, अभी वो बिल्कुल भी पार्टनर नहीं है। फर्म ने कॉन्टेक्ट किया तब तक भी वो पार्टनर नहीं है। पर यदि फर्म डिफॉल्ट कर देती है इन रेस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन ऑफ द फर्म ऑफ द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उस दशा में शाहरुख खान साहब पर लायबिलिटी डाली जा सकती है आउटसाइडर के द्वारा, यानी कि आउटसाइडर के प्रति वो लायबल ठहराए जा सकते हैं, क्योंकि आउटसाइडर ने उनकी फेस वैल्यू पर कॉन्ट्रैक्ट किया था फर्म से। तो ही विल बी हेल्ड लायबल for the outsider to repay that debts that had been taken on the face value of that शाहरुख खान। यहां पर ये शाहरुख खान साहब जो होंगे वो पार्टनर बाय एस्टोबल कहलाएंगे। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की बात करें तो सर यहां पर बस एक अंतर है, वन हु इज रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर एंड he does not deny such impression and despite become aware of the fact। कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने वर्ड ऑफ माउथ से, अपने इंप्रेशन से, अपने टास्क से, गतिविधि से खुद कहकर तो पार्टनर है, ऐसा नहीं बता रहा है कि मैं पार्टनर हूं, कहकर नहीं बता रहा है, या इंप्रेशन के द्वारा या टास्क के द्वारा नहीं बता रहा है। बट फर्म ने बताया कि अमिताभ बच्चन साहब हमारे पार्टनर है, ये देखिए होर्डिंग, ये देखिए पंपलेट, ये हमारे पार्टनर है, हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, और उनके बेसिस पर लोन ले लिया। हो सकता है ये फर्म का डिफॉल्ट है, फर्म की दिक्कत, ये बैंक का डिफॉल्ट है, बैंक की दिक्कत है, बट ऑन दी फेस वैल्यू या डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किए गए उसके बेसिस पर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लग गया कि वो पार्टनर है। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन साहब किसी भी तरह से डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये जानते हुए जानना होना जरूरी है, उनके संज्ञान में होना जरूरी है कि फर्म उनकी फेस वैल्यू को यूज ले रही है उस कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त, उस लोन के कॉन्ट्रैक्ट को करते वक्त। बट फिर भी वो जानते हुए कि हाँ मेरा नाम उपयोग में लिया जा रहा है, तो उनका दायित्व तो बनता था कि वो मना करें, ठीक है, वो डिनाई करें कि मैं उनका पार्टनर नहीं हूं, मेरी फेस वैल्यू पे आप कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि यदि ये कल से पे नहीं करते हैं तो लायबिलिटी मुझ पर क्रिएट होगी। उन्होंने ऐसा मना भी नहीं किया, ठीक है, डिनायल भी उनकी तरफ से नहीं आया। तो सर ऐसी दशा में यदि फर्म डिफॉल्ट करती है तो अमिताभ बच्चन साहब को लायबल ठहराया जा सकता है। ही विल बी डीम्ड टू बी द नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। आई होप बात समझ में आई होगी। यहां पर खुद व्यक्ति बताता है कि हाँ मैं पार्टनर हूं, यहां पर व्यक्ति खुद तो नहीं बताता है, पर उसे याद है, उसे फैक्ट है, उसे नॉलेज है कि उसका नाम उपयोग लिया जा रहा है फर्म के द्वारा कि वो पार्टनर है, और फिर भी वो विरोध नहीं कर रहा है, और फर्म यदि डिफॉल्ट करती है तो ही विल बी हेल्ड लायबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे पढ़ते हैं माइनर एज पार्टनर। ये इस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनॉरिटी के रेस्पेक्ट में। हु इज ए माइनर? देखिए सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार एक पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी दैट इज 18 इज नोन एज माइनर। कैन माइनर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट? तो बात करते हैं एज पर दिस सेक्शन, आपको ऐसे आंसर देना है सर। एज पर दिस सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, contract of partnerships cannot be entered into with the minor as he is not competent to do contract। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट amongst the partner होता है, और माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो वो एग्रीमेंट कैसे कर सकता है, ठीक है। तो माइनर के साथ पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के अनुसार तो नहीं किया जा सकता। बट एक बात ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आपको आंसर देना है, कैन ए माइनर बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के अनुसार तो नहीं, क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू कॉन्ट्रैक्ट। बट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19, अभी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहां पर कहेगा कि माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। बट मैं एक रूल बताऊंगा, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो आप पढ़ेंगे सीए फाइनल के अंदर यदि गए तो।
जाते हैं या सीए करते हैं या सीएस करते हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप करेंगे तो ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर कहा गया है, एक रूल होता है, यहां पर कहा गया है कि स्पेसिफिक रूल्स, regulations and laws always prevails over the general rules and regulations। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सेक्शन 11 में कहा गया है कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, ही विल नॉट बिकम द पार्टनर बिकॉज पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। ओके, तो वन शुड बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स एंड माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स एज पर द सेक्शन 11। बट सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, देखिए, ए माइनर में नॉट बी ए पार्टनर इन द फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एडल्ट पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। सभी पार्टनर यदि सहमत हो जाते हैं, या देखिए किस तरह से लैंग्वेज यूज ली गई है, सभी पार्टनर यदि कंसेंट हो जाते हैं, क्योंकि सभी पार्टनर की कंसेंट की जरूरत होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, क्रूशियल डिसीजन को लेने के लिए, ये भी एक क्रूशियल डिसीजन है। तो सभी पार्टनर यदि कंसेंट हो जाते हैं कि पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, उसके पास एक स्पेशल स्किल है, स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, जिससे वो पार्टनरशिप को बेनिफिट दे सकता है, तो पार्टनर यदि ऐसा चाहते हैं तो उसको पार्टनर बना सकते हैं। ये सेक्शन 30 कह रहा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। देयरफॉर मस्ट बी ए पार्टनरशिप इन एग्जिस्टेंस बिफोर ए माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। यहां पर माइनर कैन नॉट फॉर्म द न्यू पार्टनरशिप बट कैन बी एडमिटेड इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। तो माइनर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है। एक बात और बता दूं, इसके अंदर एक बात और लिखी है, पार्टनरशिप के अंदर वो प्रॉफिट के लिए पार्टनर बन सकता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। ऑल अदर पार्टनर्स की लायबिलिटी चूंकि अनलिमिटेड होती है, बट माइनर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। तो यहां पर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में स्पेसिफिक लॉ है पार्टनरशिप एक्ट, ये प्रिवेल करेगा जनरल लॉ पर, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल रूल एंड रेगुलेशन। जो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर, वहां इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ओवर रूल करेगा, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। सो माइनर कैन बिकम द पार्टनर इन द पार्टनरशिप ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड with the consent of all other existing adult partners। ओके, बात समझ में आती है सर? तो इस पे क्वेश्चन बनता है, what happens on the attaining of the majority। अब यदि ऐसा माइनर मेजोरिटी अटेन कर लेता है, 18 साल का हो जाता है, तो उस पर लाइबिलिटी आती है कि वो 6 महीने के अंदर डिस्क्लोजर देगा, विद इन 6 मंथ ही हैव टू डिस्क्लोज कि वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर कंटिन्यू रहना चाहता है या नहीं, मेजर पार्टनर के रूप में, क्योंकि अब उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो चुकी है, वो मेजर हो चुका है, तो उसकी पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। यदि 6 महीने के अंदर वो अपनी रिटर्न कंसेंट नहीं देता है कि वो पार्टनरशिप के अंदर अडल्ट पार्टनर के रूप में अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ कंटिन्यू करेगा या नहीं, उसके पास ऑप्शन है, वो फर्म से अलग हो सकता है, 6 महीने का समय है उसके पास। परंतु यदि वो कंसेंट नहीं देता है तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसे मेजर पार्टनर होने के नाते अनलिमिटेड लायबल ठहराया जाएगा इसके बाद से, 6 महीने के बाद से वो सभी अदर अडल्ट पार्टनर्स की तरह ही पार्टनर माना जाएगा। सो वुड लाइक टू बिकम अ पार्टनर, यदि वो पार्टनर बनना चाहता है, ऐसा कहा गया है, एंड गिव द पब्लिक नोटिस, उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा इस रिगार्ड्स में। यदि वो साइलेंट रहता है, बताता नहीं है, ऐसा पब्लिक नोटिस नहीं देता है, ही विल प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज इलेक्टेड एज अ पार्टनर इन द फर्म्स, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, देखिए, पार्टनरशिप फर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ और पीरियड और एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप्स, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। 2 आधार पर पार्टनरशिप के टाइप्स को डिफाइन किया गया है, एक तो ड्यूरेशन के बेसिस पर और लायबिलिटी के बेसिस पर। फर्स्ट, ड्यूरेशन के बेसिस पर पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, 2 तरह की पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है सर? दिस इज ए टाइप ऑफ पार्टनरशिप
जो कि क्लासिफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। कोई भी पार्टनर, यहां पर पार्टनरशिप की लाइफ डिफाइन नहीं होती है, कितने समय के लिए फर्म कंटिन्यू की जाएगी, बिजनेस कंटिन्यू की जाएगा। जो भी पार्टनर जब भी चाहे या आपस में पार्टनर सहमति के द्वारा जब भी अलग होना चाहें, वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई पार्टनरशिप एट विल। मतलब हम लोग आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीमेंट किया हमने, बट एक डिफाइंड पीरियड डिसाइड नहीं किया कि कब फर्म एंड होगी या उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। या कोई टास्क डिफाइन नहीं किया कि किस टास्क के कंप्लीशन पर यह बिजनेस खत्म होगा। जैसे एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने, मान लो, पर ऐसा तो टास्क डिफाइंड ब्रिज कंप्लीशन हो गया तो फर्म अलग हो गई, बिजनेस खत्म। बट ऐसा कोई भी प्री डिफाइंड टास्क नहीं है जिसके कंप्लीशन पर बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, या कोई टेन्योर नहीं है, समय नहीं है कि कब बिजनेस खत्म होगा, हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। तो सर ऐसी दशा में जब पार्टनर सभी आपस में सहमत होकर म्यूचुअल कॉन्सेंट के द्वारा फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तभी फर्म डिसॉल्व मानी जाएगी। द लाइफ ऑफ टाइप ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप्स कैन बी डिसॉल्व्ड एट द डिजायर्स ऑफ एनी पार्टनर्स और गिविंग नोटिस। तो जो भी व्यक्ति, सभी पार्टनर आपस में यदि सहमत है कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर उनमें से कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहता है कि वो फर्म से अलग होना चाहता है और बिजनेस में उसे पार्टनरशिप नहीं चाहिए, तो सर वो एक रिटर्न नोटिस देगा, ठीक है। रिटर्न नोटिस देकर वो अलग हो सकता है। और जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, अलग हो जाता है, तो पूरी फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। फिर यदि कंटिन्यूइंग पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उन्हें टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस को रीडिफाइन कर एक नई डीड बनानी होगी। पर्टिकुलर पार्टनरशिप बहुत सिंपल है सर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर जो कि किसी टास्क के एक्म्प्लिशमेंट के लिए बनाई जाती है, वो पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनी जाती है, जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। इट डिसॉल्व्स ऑटोमेटिकली एट द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड और द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर पर्टिकुलर पार्टनरशिप बताई गई है। एक और पार्टनरशिप होती है जो ड्यूरेशन के बेसिस पर होती है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, ठीक है। यहां पर फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप को दोनों को एक साथ बता दिया गया है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बताऊं किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पर खत्म होती है। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक पीरियड जो डीड के अंदर लिखा गया है उसके कंप्लीशन पर खत्म होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेसिस पर पार्टनरशिप होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप इज वन इन विच द लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक active part in the management of the business. Act of each partners are binding on other partner as well as on the firms. Registration of the firms is optional and existence of the firms is affected by the death, insolvency and is insanity or the retirement of the partner. ये जनरल पार्टनरशिप है। Limited partnership. Limited partnership is the one in which the liability of at least one partner is unlimited. ये देखिए बात की गई है यहाँ पर LLP की, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये LLP एक्ट भी बना हुआ है 2008, LLP एक्ट 2008। उसके अंदर बताया गया है LLP के एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। आपके सिलेबस में अभी नहीं है, बट वहां पर यह कहा जाता है कि एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी और उसको छोड़कर बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, वेयरएज रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स मे हैव द लिमिटेड लायबिलिटी। सच पार्टनर्स डज नॉट गेट्स टर्मिनेटेड विद द डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर्स विद द लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी के अंदर क्या होता है सर, यदि एक पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सभी की लिमिटेड है, तो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स हैं यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ल्यूनेटिक हो जाते हैं, ठीक है, दिवालिया हो जाते हैं, तो फिर फर्म डिसकंटिन्यू नहीं होती है, क्योंकि फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी तो एक अकेले पार्टनर को ही वियर करनी है। तो यदि उनके अलग होने से, इनकेपेबल होने से भी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म कंटिन्यू ही रहेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, एलएलपी के अंदर ही फीचर होता है। तो यदि आपसे पूछे कि पार्टनरशिप और एलएलपी में डिफरेंस क्या होता है, तो पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एलएलपी के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ओके सर,
रजिस्ट्रेशन वहां पर कंपलसरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। दूसरा डिफरेंस है ये। तीसरी बात, लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ द मैनेजमेंट्स एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म्स और अदर पार्टनर। जिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है ना, उन्हें मैनेजमेंट में एक्टिवली इतना ज्यादा राइट्स नहीं दिए जाते, क्योंकि भाई आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, आप कुछ भी अनाप शनाप काम करोगे, ठीक है, तो पूरी फर्म थोड़ी जिम्मेदार होगी। आई क्या बात समझ में? आप ही जिम्मेदार होंगे, तो इसलिए आपको बड़े बड़े टास्क नहीं दिए जाएंगे, बहुत कम छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे जिस पर आपकी जिम्मेदारी डाली जा सके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके द्वारा किए गए टास्क से अदर पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। ओके सर, बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड, partnership comes into existence through an agreement which is entered into the partner। पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में किए गए एग्रीमेंट के कारण एग्जिस्टेंस में आती है। पार्टनरशिप कहते ही उस एग्रीमेंट को है जो टर्म्स और कंडीशंस पार्टनर्स के बीच में डिफाइन की गई है, जिसके माध्यम से, जिस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट के माध्यम से, और उस एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। एग्रीमेंट में बी वर्चुअल और मे बी इन राइटिंग, ओरल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। इवन दो इट इज नॉट एसेंशियल्स टू हैव रिटन एग्रीमेंट, इट इज एडवाइजेबल टू हैव द रिटन एग्रीमेंट्स एज इट कॉन्स्टिट्यूट एन एविडेंस ऑफ द it constitute an agreement of the conditions agreed upon। देखिए, पार्टनरशिप डीड को राइटिंग में करवाने को इसीलिए प्रेफरेबल माना जाता है, इसीलिए सलाह दी जाती है, क्योंकि यदि आप राइटिंग में एग्रीमेंट करेंगे तो आप एक दूसरे पार्टनर्स को बाउंड ठहरा सकते हैं। और राइटिंग में एग्रीमेंट करने के 4 फायदे होते हैं, अभी पढ़ेंगे हम। मैं बता दूं थोड़ली आपको, यदि राइटिंग में डीड होगी आपकी, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर स्यू कर सकता है, केस फाइल कर सकता है किसी भी डिस्प्यूट के रिगार्ड्स में। फर्म पार्टनर्स पर केस फाइल कर सकती है, स्यू कर सकती है किसी डिस्प्यूट्स के रिगार्ड्स में। पार्टनर फर्म पर केस फाइल कर सकते हैं अपने ड्यूज के रिगार्ड्स में, ठीक है। और इसी तरह से ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यदि आप रजिस्टर्ड होते हैं तो। इसलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप में डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए। डीड के अंदर क्या कंटेंट होते हैं ये पूछे जा सकते हैं आपसे। नेम ऑफ द फर्म हो सकता है, नेचर ऑफ बिजनेस जो आप कर रहे हैं, लोकेशन क्या है आपके बिजनेस की, ड्यूरेशन क्या है बिजनेस का, पार्टनर्स ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट्स किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है पार्टनर्स के बीच में, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस क्या है पार्टनर्स की, सैलरीज क्या है जो पार्टनर्स लेते हैं, यदि कोई पार्टनर कमीशन लेता है तो कमीशन क्या है, टर्म्स गवर्निंग द एडमिशन, रिटायरमेंट ऑफ और एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, यदि पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है तो किस टर्म पर एडमिट किया जाएगा, रिटायर किस टर्म पर किया जाएगा, पार्टनरशिप में से उसका निष्कासन हो सकता है तो किस टर्म कंडीशन पर हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बातें। पार्टनरशिप में यदि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर तो कितना दिया जाएगा, किस रेट से दिया जाएगा, यदि वो पैसा बीच में निकालता है तो उससे ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा। प्रोसीजर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यदि फर्म को डिसॉल्व करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी सर, कब फर्म का डिसोल्यूशन होगा। प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, पार्टनरशिप को यदि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाना है तो उनकी ऑडिट करानी है तो क्या प्रोसीजर, फटाफट से देख लीजिए। नेम ऑफ द फर्म्स की बात करें, नेचर ऑफ बिजनेस, लोकेशन कहां पर है, बिजनेस का क्या ड्यूरेशन है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा, हर पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, पार्टनर्स की ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, पार्टनर की सैलरीज क्या होंगे जो वो ड्रॉ करेंगे, यदि कमीशन मिलता है तो क्या होगा, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट और एक्सपल्शन की क्या टर्म्स कंडीशन है, कैपिटल पर यदि इंटरेस्ट देना है, ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट लेना है तो क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, डिसोल्यूशन की क्या प्रोसीजर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स यदि आप बनाते हैं उसकी ऑडिट कराते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। ये सभी चीजें डीड के अंदर पार्टनर्स आपस में पहले से ही डिसाइड करेंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट, यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें, नीड फॉर द रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स द एंट्री ऑफ द फर्म्स नेम along with the relevant prescribed particulars, the registration of the firms keep with the register of the firm। किसके साथ रजिस्ट्रेशन कराना है आपको,
रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आपको रजिस्टर कराना है अपनी पार्टनरशिप को। नीड की बात करें तो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। किसी भी फर्म के एग्जिस्टेंस का एक रिटन प्रूफ है, एग्जिस्टिंग प्रूफ है, यदि आप रजिस्टर कराते हैं तो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स टू गेट द रजिस्टर। हाउएवर द नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स डिप्रीव्स द फर्म्स फ्रॉम द नंबर्स ऑफ द बेनिफिट्स। एक रजिस्टर्ड नहीं होती है फर्म्स तो उसे कई सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेनिफिट है, यदि क्या नुकसान है यदि आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, ये देखिए आप, ये एग्जाम में आता है। यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो क्या आपको नुकसान होगा? ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द फर्म्स और अदर पार्टनर्स। अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर अपनी फर्म पर अपने ड्यूज की रिकवरी के लिए केस फाइल नहीं कर सकता या डिस्प्यूट की दशा में केस फाइल नहीं कर सकता सर। और दूसरी बात, अदर पार्टनर्स पर भी वो केस फाइल नहीं कर सकता अपने ड्यूज की रिकवरी के लिए या किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स की दशा में। अनरजिस्टर्ड हो यार उसकी फर्म। तो ए फर्म कैन नॉट फाइल द सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। फर्म भी थर्ड पार्टी से अपने ड्यूज की रिकवरी डेटर से क्रिएट लेने के लिए केस नहीं कर सकती उस पर। कितना दुर्भाग्य सर, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लो, सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, डेली रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आप केस फाइल करने जाएंगे, सूट फाइल करने जाएंगे आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल के अंदर, है ना, या जो भी पैनल दिया गया है उसके अंदर, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया जाता है डीआरटी के अंदर। यदि डीआरटी के अंदर आप जाते हैं केस फाइल करने के लिए तो आपका केस लिया ही नहीं जाएगा वहां पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। आउटसाइडर से ड्यूज की रिकवरी चाहते हैं या पार्टनर से ड्यूज की रिकवरी चाहते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से रिकवरी चाहता है या फर्म पर केस फाइल करना चाहता है, यू कैन नॉट फाइल। ओके, द फर्म कैन नॉट फाइल द केस अगेंस्ट द पार्टनर। फर्म खुद पार्टनर पर केस फाइल नहीं कर सकती, पार्टनर फर्म पर केस फाइल नहीं कर सकता, पार्टनर अदर पार्टनर पर केस फाइल नहीं कर सकता, फर्म अदर पार्टनर पर केस फाइल नहीं कर सकती, फर्म आउटसाइडर पर केस फाइल नहीं कर सकती। सर, इन व्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इट इज एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 यही कहता है, पार्टनर्स में गेट द फर्म्स रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स ऑफ द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड। ओके, स्टेट के रजिस्ट्रार के पास आप रजिस्टर करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन और एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन के समय भी करवाया जा सकता है, उसके बाद भी आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पार्ट 1 ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ये हो चुका है, राइट? तो सेकंड पार्ट भी हमें लाना है, कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट में इसको कंक्लूड करने की, नहीं तो फिर थर्ड पार्ट भी लाएंगे। चैप्टर बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहीं से चालू करेंगे, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब तक की क्लास के अंदर जो डिटेल मैनर में हमने पढ़ी है क्लास, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप पूछ सकते हैं बेझिझक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इट विल हेल्प्स यू रियली अ लॉट। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिसके उसके इसके साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें जरूर से कीजिए, क्योंकि सबका भला होगा तो आपका भला होगा। राधे राधे, सी टेक केयर, बाय बाय।